सो T10 की सीरीज में पॉलिटी के नेक्स्ट एमसीक्यूज करते हैं। इस वीडियो में होपफुली हम 10 एमसीक्यूज और करने की कोशिश करेंगे। सबसे फर्स्ट एमसीक्यू है आपके पास कि फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू सेफगार्ड फॉर पब्लिक ऑफिशियल्स। पब्लिक ऑफिशियल्स के लिए कुछ सेफगार्ड्स की बात की जा रही है इसमें। तो सबसे पहले है कि प्रेसिडेंट एंड गवर्नर ऑफ द स्टेट कैन नॉट बी स्यूड फॉर देयर ऑफिशियल एक्ट एंड पर्सनल एक्ट। ना तो वो ऑफिशियल एक्ट ना ही वो पर्सनल एक्ट के लिए स्यू किए जा सकते ड्यूरिंग द टर्म ऑफ देयर ऑफिस, जब तक उनकी ऑफिस की टर्म चल रही है। द कॉन्स्टिट्यूट डज नॉट ग्रांट एनी इम्यूनिटी टू द मिनिस्टर फॉर देयर ऑफिशियल एक्ट। कॉन्स्टिट्यूशन कोई भी इम्यूनिटी नहीं देता मिनिस्टर्स को ऑफिशियल एक्ट्स के लिए। देन लास्ट स्टेटमेंट है कि जब जुडिशियल रिव्यू ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कवर द एड एंड एडवाइस गिवन बाय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। जो जुडिशियल रिव्यू है वो कवर करता है एड एंड एडवाइस कवर्ड बाय द मिनिस्टर टू द प्रेसिडेंट। तो इनमें से कितनी स्टेटमेंट्स करेक्ट है? तो इनमें से जो स्टेटमेंट ट्रू है वो सिर्फ और सिर्फ सेकंड ट्रू है कि कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट ग्रांट एनी इम्यूनिटी टू द मिनिस्टर। मिनिस्टर्स को कोई भी इम्यूनिटी नहीं दी जाती। फर्स्ट में क्या गलत है कि प्रेसिडेंट एंड गवर्नर ऑफ द स्टेट्स कैन नॉट बी स्यूड। बेसिकली वो पर्सनल एक्ट्स के लिए स्यू किए जा सकते हैं अगर वो सिविल केस से रिलेटेड है, ठीक है। उन्हें 2 महीनों का पहले नोटिस देना पड़ेगा, वो सब चीजें होंगी। तो इस ये स्टेटमेंट आपकी यहाँ पे गलत हो जाती है। द जुडिशियल रिव्यू ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कवर द एड एंड एडवाइस, नहीं ये गलत है बिल्कुल। तो इसमें आपका ऑप्शन होगा वो सी ट्रू होगा, ठीक है। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट ग्रांट एनी इम्यूनिटी टू द मिनिस्टर फॉर देयर ऑफिशियल एक्ट, ठीक है। और अगर हम उसके बारे में बात करें गवर्नर और प्रेसिडेंट के बारे में, तो इन केस ऑफ द पर्सनल एक्ट देयर इज वन एक्सेप्शन, दैट इज सिविल प्रोसीडिंग कैन बी स्टार्टेड अगेंस्ट द प्रेसिडेंट एंड गवर्नर इन रिस्पेक्ट टू देयर पर्सनल एक्ट गिविंग 2 month एडवांस नोटिस। और लास्ट में है कि द एड एंड एडवाइस गिवन बाय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू द प्रेसिडेंट कैन नॉट बी इंक्वायर्ड। इसके बारे में इंक्वायरी नहीं हो सकती। जो प्रेसिडेंट को एड एंड एडवाइस देते हैं दैट कैन नॉट बी इंक्वायर्ड एंड क्वेश्चन बाय द कोर्ट्स। तो ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है आपके पास, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या देखने को मिल रहा है कि सीएम के बारे में है, मनोहर लाल खट्टर के बारे में ये क्वेश्चन है। He shall prove majority in the legislative assembly before being appointed as the CM. CM बनने से पहले उन्हें अपनी मेजोरिटी प्रूव करनी पड़ेगी। He can appointed as a CM even if he is not a member of state legislature. वो CM बन सकते हैं अगर वो मेंबर नहीं भी है तब भी। The term of a CM has been fixed by the constitution. तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट्स ट्रू है? तो आप अपना ऑप्शन सोच सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली इनमें से जो ट्रू है वो सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट ट्रू है, ये दोनों स्टेटमेंट्स फॉल्स है, ठीक है। फॉल्स थर्ड वाली में क्या है कि द टर्म ऑफ द सीएम हैज नॉट बीन फिक्स बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन ने सीएम की कोई भी टर्म नहीं फिक्स की है, ठीक है। ही शैल प्रूव मेजोरिटी इन द लेजिस्लेटिव असेंबली बिफोर बीइंग अपॉइंटेड एज द सीएम, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। The Constitution of India does not require a person must prove his majority in the Legislative Assembly. The governor may first appoint as the CM. गवर्नर क्या कर सकते हैं, पहले सीएम बना देंगे, ठीक है, और उसके बाद पूछेंगे कि अपनी मेजोरिटी प्रूफ करो विद इन अ रीजनेबल पीरियड, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में गलत है कि पहले सीएम बन जाएंगे फिर उन्हें मेजोरिटी प्रूफ करनी पड़ेगी, ना कि ऐसे है कि पहले मेजोरिटी प्रूफ करो फिर सीएम बनो। तो ये चीज ध्यान में रखना। और बहुत बार ऐसे होते हैं कि जब किसी के पास भी मेजोरिटी नहीं होती तो पहले सीएम बन जाते हैं, बाद में वो मेजोरिटी प्रूफ करते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 ठीक था। थर्ड क्वेश्चन अगर हम डिस्कस करें इस केस में, तो हमारे पास है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इन द स्टेट्स एंड दिल्ली। इसके बारे में, इनकी स्ट्रेंथ जो होती है उसके बारे में है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की स्ट्रेंथ है वो 15% से एक्सीड नहीं करनी चाहिए, 15% से ज्यादा एक्सीड नहीं करनी चाहिए। सेकंड है कि 4 स्टेट्स, राज्यों के लिए द कॉन्स्टिट्यूशन हैज प्रिस्क्राइब्ड मिनिमम स्ट्रेंथ। कॉन्स्टिट्यूशन ने खुद प्रिस्क्राइब कर रखे मिनिमम स्ट्रेंथ राज्यों के लिए, ओके। फॉर दिल्ली द स्ट्रेंथ ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज फिक्स एट 10%। दिल्ली के लिए जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो 10% है। मतलब अगर मान लेते हैं कि दिल्ली में जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसमें 90 से 70 सीट्स हैं, तो जो नंबर ऑफ मिनिस्टर्स हो सकते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वो केवल 7 हो सकते हैं। तो इन तीनों में से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है?
तो तीनों ही स्टेटमेंट्स ट्रू है। दिल्ली के लिए 10% है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ने मिनिमम स्ट्रेंथ प्रिस्क्राइब कर रखी है, और जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उनकी 15% से ज्यादा नहीं हो सकती, ठीक है। तो अभी 7 है, एक चीफ मिनिस्टर और 6 बाकी मिनिस्टर्स, तो ये आपको याद रखनी है। और आर्टिकल 164 में क्या मेंशन है कि 12 से कम नहीं होने चाहिए, जो नंबर ऑफ मिनिस्टर्स है वो 12 से आपके पास कम नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। इसमें आपके पास स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में है। सो लेजिस्लेटिव असेंबली व्हाइल पासिंग एन ऑर्डिनरी बिल कैन ओवरराइड अमेंडमेंट गिवन बाय द मेड बाय द लेजिस्लेटिव काउंसिल। लेजिस्लेटिव असेंबली एक ऑर्डिनरी बिल को पास करते टाइम जो अमेंडमेंट्स लेजिस्लेटिव काउंसिल ने बनाई थी उसे ओवरराइड कर सकती है। आपको एक कॉन्सेप्ट याद रखना है कि लेजिस्लेटिव असेंबली में जो चुन के गए होते हैं ना लोग, वो जनता ने भेजे होते हैं, और बेसिकली इसमें जनता बैठी है। लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो लोग गए होते हैं ना, वो सारे नॉमिनेटेड होते हैं किसी भी तरीके से, ठीक है। इसमें जितने भी लोग बैठे हैं वो सारे नॉमिनेटेड हैं। अगर इन्होंने कोई अमेंडमेंट्स दी तो ये जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो उसे ओवरराइड कर सकती है, ठीक है। अ बिल रिजेक्टेड बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली irrespective of its origin ends and become dead। कोई भी बिल जो लेजिस्लेटिव असेंबली ने लात मार दी, जिसके ऊपर रिजेक्ट कर दिया, वो डेड हो जाएगा। तो दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू है ये। देन अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पर्पस ऑफ कॉन्स्टिट्यूटिंग कैबिनेट कमिटीज। कैबिनेट कमिटीज को कॉन्स्टिट्यूट करने का पर्पस क्या नहीं हो सकता। सबसे पहले है कि एनॉर्मस वर्कलोड को कम करना, हो सकता है शायद ये। टू फैसिलिटेट इन डेप्थ एग्जामिनेशन ऑफ द पॉलिसी इशू, ये भी हो सकता है कि पॉलिसी इशू को इन डेप्थ एग्जामिन करना। टू गिव फेडरल करेक्टर टू द पॉलिसी मेकिंग, फेडरल करेक्टर का मतलब है कि स्टेट्स को ध्यान में रखना है, वो सब चीजें। फोर्थ है टू सॉर्ट आउट इशू एंड फॉर्मुलेट प्रपोजल टू द कंसिडरेशन टू द कैबिनेट। तो ये तीनों पॉसिबल है। ये फेडरल करेक्टर वाली कहानी ये यहाँ पे फिट नहीं बैठेगी आपके पास कैबिनेट कमिटीज के केस में। तो सी ऑप्शन इसका ट्रू है, टू गिव फेडरल करेक्टर टू पॉलिसी मेकिंग, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट विद रिगार्ड टू डिस्कशन इन द इंडियन पार्लियामेंट। पार्लियामेंट एज ए चैप्टर पूरा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट है, किसके रिगार्डिंगली, इंडियन पार्लियामेंट के रिगार्डिंगली। तो इसमें आपसे दो चीजें पूछी हुई हैं, एक 0R के बारे में पूछा हुआ है, एक क्वेश्चन आर के बारे में पूछा हुआ है। सबसे पहले अगर हम 0R की बात करें तो 0R इज वेयर मेंबर्स आर फ्री टू रेज एनी मैटर। घंटा चल रहा है जिसमें मेंबर्स आर फ्री टू रेज एनी मैटर, मेंबर्स कोई भी मैटर को रेज कर सकते हैं दैट दे थिंक इज इंपॉर्टेंट, बट द मिनिस्टर्स आर नॉट बाउंड टू रिप्लाई। पर मिनिस्टर्स को जो बाउंड नहीं है कि वो रिप्लाई देंगे ही देंगे। होता क्या है कि ओपोजिशन का कोई भी पर्सन एक मैटर रेज करेगा, जी यहाँ पे सरकारी नौकरियां कम निकल रही है, यहाँ पे ये हो रहा है वो हो रहा है, तो मिनिस्टर जरूरी नहीं है कि उसका रिप्लाई देगा ही देगा। तो 0R में ये चीज है, ठीक है। 0R में बेसिकली निकल के आउटपुट क्या आएगी, 0 आएगी। क्यों, मिनिस्टर को रिप्लाई देने के लिए बाउंड तो है नहीं है, और वो इम्पोर्टेंट जो भी इम्पोर्टेंट डिस्कशन का एरिया होगा वो उससे रिलेटेड क्वेश्चन उठाएंगे, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन आर प्रश्न घंटा। तो इसमें क्या बोला है, विच इज हेल्ड एवरी डे ड्यूरिंग द सेशन ऑफ पार्लियामेंट, मिनिस्टर्स रिस्पॉन्ड टू द क्वेश्चन रेज बाय द मेंबर्स। इसमें मिनिस्टर क्वेश्चंस का आंसर देते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं। हाउएवर मिनिस्टर इज बाउंड टू गिव ओरल आंसर ओनली टू द स्टार्ट क्वेश्चन। जिन क्वेश्चन के ऊपर स्टार मेंशन होते हैं उनका वो ओरल आंसर्स लिखते हैं। इन केस ऑफ द अन स्टार क्वेश्चन, जिनके ऊपर स्टार नहीं लिखा होता, उसमें रिटन रिप्लाई चलते हैं। क्या चलते हैं, रिटन रिप्लाई। अन स्टार क्वेश्चन में रिटन रिप्लाई, और स्टार क्वेश्चन में आपका ओरल रिप्लाई, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब इस क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ था कि 0R में द मेंबर्स आर फ्री टू रेज एनी मैटर दे थिंक दैट इज इंपॉर्टेंट। जो सदस्य हैं वो कोई भी मुद्दे को उठा सकते हैं। सेकंड में कि मिनिस्टर्स आर बाउंड टू गिव ओरल आंसर टू ऑल द टाइप ऑफ क्वेश्चन। ये ऑल द टाइप ऑफ क्वेश्चन का ओरल आंसर देंगे, ये तो गलत हो गया, क्योंकि हम स्टार और अनस्टार के ऊपर डिपेंड करेगा वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट करेक्ट
रिगार्डिंग द इलेक्शन ऑफ राज्यसभा मेंबर। राज्यसभा मेंबर्स के रिगार्डिंग, इलेक्शन के रिगार्डिंग इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है, नॉट करेक्ट। तो सबसे पहले है कि ऑल द मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन। जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के जितने भी मेंबर्स हैं वो सब इसके इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। इलेक्शन फॉर द वैकेंट सीट्स ऑफ राज्यसभा आर हेल्ड एवरी 4th ईयर। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है आपकी, एवरी 2nd ईयर होती है। द 4th शेड्यूल फिक्स द नंबर ऑफ मेंबर्स टू बी इलेक्टेड फ्रॉम द ईच स्टेट। जो चौथा शेड्यूल है वो फिक्स करते हैं नंबर ऑफ मेंबर्स किस स्टेट से कितने आएंगे। सो फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या कहा गया है, ऑल द मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है। तो आपके पास पहली और सेकंड स्टेटमेंट गलत है, थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है कि 4th शेड्यूल में नंबर ऑफ सीट्स के बारे में मेंशन है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम डिस्कस करें, ये है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय द सेम इलेक्टोरल कॉलेज। इलेक्टोरल कॉलेज का मतलब होता है कि जो जो भी उसके इलेक्शन में, सेकंड है कि ही एक्ट एज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, कि जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो राज्यसभा के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होंगे। थर्ड है कि अ रेजोल्यूशन फॉर हिज रिमूवल नीड टू बी पास विद स्पेशल मेजोरिटी इन बोथ द हाउस। जो वाइस प्रेसिडेंट को निकालना हो, रिमूव करना हो, तो उसके लिए जो रेजोल्यूशन होगा वो दोनों हाउसेज में स्पेशल मेजोरिटी से पास होगा। तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। देखो ये पार्लियामेंट वाले चैप्टर से है, आपको बेसिकली प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, इनसे रिलेटेड जितने भी आर्टिकल्स हैं वो दिल से याद होने चाहिए सारे के सारे। तो ये एक्स ऑफिशियो चेयरमैन एक्ट करते हैं, तो ऑप्शन नंबर 2 तो ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट ऑलमोस्ट 3 में आ रही है, तो आपके पास इन तीनों में से कुछ भी ठीक होते हैं। तो वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्टोरल कॉलेज सेम नहीं होता। तो डिफरेंस क्या होता है कि जो मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर्स होते हैं वो पार्ट नहीं होते इलेक्टोरल कॉलेज के, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के, मतलब कि जो एमएलए होते हैं वो नहीं पार्ट होते। थर्ड है कि वाइस प्रेसिडेंट में बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस बाय रेजोल्यूशन ऑफ द राज्यसभा। राज्यसभा एक रेजोल्यूशन पास करेगी उसे रिमूव करने का, वाइस प्रेसिडेंट को, बाय स्पेशल मेजोरिटी एंड एग्रीड टू द लोकसभा बाय सिंपल मेजोरिटी। ठीक है, सबसे पहले राज्यसभा निकालेगी, ठीक है, उसे स्पेशल मेजोरिटी से पास करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा, स्पेशल मेजोरिटी से पास करना पड़ेगा। फिर लोकसभा में जाएगा, लोकसभा से में सिंपल मेजोरिटी से उसे पास करना पड़ेगा। तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है गवर्नर के बारे में। बेसिकली एक टॉपिक आपका गवर्नर का, ठीक है, और एक आर्टिकल 356 जो प्रेसिडेंट रूल होता है। इनसे बहुत सारे टेस्ट सीरीज में, इवन जो रियल टाइम एग्जाम होता है उसमें भी इतने कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस बन सकते हैं ना। तो आपको ये दोनों से रिलेटेड, गवर्नर से रिलेटेड और आर्टिकल 356 से रिलेटेड जितने भी प्रोविजंस है वो आपको बहुत क्लियरली पता होने चाहिए, जो कंफ्यूजन वाले पार्ट्स हैं। तो इनमें पूछा गया है एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ गवर्नर, जैसे कि इसकी लेजिस्लेटिव, जुडिशियल सारी पावर्स होती है, तो इसमें एग्जीक्यूटिव पावर्स के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछी गई हैं। नंबर 1, ही अपॉइंट एज वेल एज रिमूव द स्टेट इलेक्शन कमिश्नर। ठीक है, मे बी ही अपॉइंट, बट जो रिमूव करने का काम है वो गवर्नर का नहीं हो सकता। ही अपॉइंट द एडवोकेट जनरल ऑफ अ स्टेट हु होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नर, कि जो एडवोकेट जनरल है वो गवर्नर के प्लेजर पे अपना ऑफिस होल्ड करके रखेगा। हाँ, ये स्टेटमेंट आप ठीक कह सकते हो, क्योंकि गवर्नर को जो एड एंड एडवाइस मिलेगी वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर देगा। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंगली वो उसे अपॉइंट कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंगली वो रिमूव कर सकते हैं। थर्ड है, ही कैन रेकमेंड द इम्पोजिशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी। गवर्नर कैन रेकमेंड, वो रेकमेंड कर सकते हैं, क्या रेकमेंड कर सकते हैं कि इमरजेंसी लगा दो स्टेट में, टू द प्रेसिडेंट ऑन हिज डिस्क्रिशन, अपनी मर्जी है उनकी। तो डिस्क्रिशन, कोई तो मर्जी चल रही है किसी चीज में, तो इस चीज में मर्जी चल रही है कि प्रेसिडेंट को लेटर लिख के भेज दिया कि स्टेट में इमरजेंसी लगा दो। तो कंफ्यूजिंग साउंड हो सकता है आपको, 2 एंड 3 इसका सही आंसर है सी ऑप्शन। ठीक है, तो द स्टेट इलेक्शन कमिश्नर कैन बी रिमूव्ड ओनली इन अ मैनर एंड ग्राउंड्स एज अ हाई कोर्ट जज। जैसे आप हाई कोर्ट जज को रिमूव करोगे, सेम लाइंस पे स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को रिमूव करोगे।
द एडवोकेट जनरल इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर, अपॉइंट तो होते हैं। सेकंड थिंग, द एजी होल्ड द ऑफिस टिल द प्लेजर ऑफ द गवर्नर, ठीक है। एंड द नेक्स्ट वन, द गवर्नर ऑफ अ स्टेट हैज गॉट डिस्क्रिशनरी पावर, यहाँ पे मर्जी चलती है। देन एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है इंटर स्टेट वाटर रिलेटेड इशू से, ठीक है, इंटर स्टेट वाटर रिलेटेड इशू से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इट इज इन द कंकरेंट लिस्ट, कौन सी लिस्ट में है, कंकरेंट लिस्ट में है। पार्लियामेंट कैन प्रोवाइड दैट नो कोर्ट शैल एक्सरसाइज ज्यूरिडिक्शन ओवर एनी सच डिस्प्यूट, पार्लियामेंट प्रोवाइड करते हैं कि किसी भी कोर्ट को इसमें हाथ नहीं डालने चाहिए ओवर एनी सच डिस्प्यूट, ठीक है। तो दो चीजें हैं, अगर मान लो कि एक स्टेट के अंदर ही वाटर रिलेटेड इशू है तो वो स्टेट लिस्ट का पार्ट है। अगर मान लो कि दो या दो से ज्यादा स्टेट्स के बीच में वाटर रिलेटेड इशू है तो वो यूनियन लिस्ट का पार्ट होगा। तो ये कंकरेंट लिस्ट में ये स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाती है। ये बहुत कंफ्यूजिंग साउंड हो सकता है पर ये गलत हो जाएगी। सेकंड, पार्लियामेंट कैन प्रोवाइड, हाँ ठीक है, ही कैन, पार्लियामेंट इट कैन प्रोवाइड, पार्लियामेंट कैन प्रोवाइड। सो आर्टिकल 262 सेज इंडियन पार्लियामेंट may by law provide that neither Supreme Court nor any court shall exercise jurisdiction in respect to any dispute or complaint in water related dispute, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी ट्रू है आपके पास। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली होगी। एट द एंड मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि आपको, आप जितना कुछ भी पढ़ रहे हो, ठीक है, जितना कुछ भी, जितने भी कॉन्सेप्ट्स आप पढ़ रहे हो उन सबको क्लियर माइंड से पढ़ो। मतलब कि कंफ्यूजन का स्कोप नहीं आप रख सकते कि आपके पास 4 स्टेटमेंट्स में से 2 स्टेटमेंट्स गलत होगी, आपको आर्टिकल 256 या 356 के बारे में कुछ चीज़ें पता है, कुछ चीज़ें नहीं पता, ठीक है, आपको गवर्नर की जो डिस्क्रिशनरी पावर्स है उनके बारे में नहीं पता, ठीक है, आप इसमें कंफ्यूजन का स्कोप नहीं रख सकते। अदरवाइज वहां पे आप अगर एक नंबर लूज करोगे तो उसका रिग्रेट आपको बाद में फील होगा। तो जितना पढ़िए अच्छे से पढ़िए, बाकी प्रैक्टिस करते रहिए, रिवाइज करते रहिए, अभ्यास करते रहिए।